गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो हमारा एक सेट पूरा हो चुका था। अब हम सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 2024 सेट नंबर है जो हमारा 2 है और इसका जो कोड है 347 GA 2024 का है ये। ठीक, तो इसके जो MCQ है, तो पहला MCQ है जो हमें दिया गया है, आयरन है वो किस ब्लॉक का तत्व है। तो इसमें आयरन है आपको दिया गया है S ब्लॉक का तत्व, P ब्लॉक का तत्व, D ब्लॉक का तत्व और F ब्लॉक का तत्व। जो आयरन होता है वो हमारा D ब्लॉक का तत्व होता है। किसका होता है? D ब्लॉक का तत्व। और आयरन तो D ब्लॉक का तत्व है, लेकिन आपसे पूछा जाए जिंक है और पारा, ये D ब्लॉक के तत्व होते हैं कि नहीं? तो ये D ब्लॉक के तत्व नहीं होते हैं, लेकिन ये D ब्लॉक में रखे होते हैं, क्योंकि इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं और इन्हें हम चेक करते हैं उनके नियम से, तो ये पूर्णतः युग्मित होते, इसलिए D ब्लॉक के तत्व नहीं कहलाते हैं। दूसरा है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। तो इसमें हम चारों ऑप्शन लिख लेते हैं, फिर बताएंगे कौन सा सही है। जो पहला ऑप्शन है इसमें हमें दिया गया है 3D3 4S2 और दूसरा हमें दिया गया है 3D5 और 4S2। तीसरा है 4D5 4S1 और चौथा वाला है जो 3D6 4S2। इन्हें सॉल्व करने के लिए तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए जो 3D है, तो D में कितने बॉक्स होते हैं, कितने कक्षक होते हैं? 5। 1 2 3 4। S में कितना होता है? 1। जो 3DQ है और यहाँ पे है 4S2। ऐसे यहाँ बनाएंगे। D में कितना? 5। 1 2 3 4, यहाँ पे 1। फिर इस वाले का यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4, इसका यहाँ बनाएंगे 1 2 3 4 और इसमें 1। यहाँ पे 3D5, यहाँ पे 4S2, यहाँ पे है 3D5, यहाँ पे है 4S1, यहाँ पे है 3D6, यहाँ है 4S2। तो D में कितनी? 3। 1 2 3, यहाँ पे 1 और 2। 1 2 3 4 5, 1 और 2। 1 2 3 4 5, एक ही है तो 1 बनेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ 2 है तो 2 बनेंगे। क्लियर? ठीक। अब हमें इसमें ये देखेंगे जिसमें 3D6 4S2 है, तो यहाँ पे 6 या 5 हो गए थे, तो 1 यहाँ वापस बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। इसको अब हम शुरू से देखते हैं क्या होता है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होगी? अधिक। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है, जिसकी सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो इससे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। पर हम ऐसे क्या करेंगे, जिसमें अगर दोनों युग्मित होते तो उसे हम नहीं गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। तो सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इसमें है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 3D5 4S2 सही होगा। इसके बाद वाला दिया गया, किसी भी गैल्वनी सेल में लवण सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज हो जाता है। जब भी आप
क्या करेंगे, गैल्वनी सेल से लवण सेतु को हटा देते हैं तो उसका वोल्टेज अचानक से शून्य हो जाता है। कैसा हो जाता है? अचानक से शून्य हो जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला वाला है, तो जो अगला वाला है उसमें हमें दिया गया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो ये भी हमें याद करना पड़ेगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है जो 0.0 वोल्ट होता है। इसमें भी चौथा सही है। अगला देखेंगे, सूत्र आपको एक दिया गया है, तो यहाँ हम सूत्र लिख लेते हैं। के बराबर आपको जो दिया गया है ए ई माइनस के ई ए और आर टी। तो आपको बताना है कि के सामस्थिरांक है। बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि के जो यहाँ पे होता है वेग स्थिरांक होता है। क्या होता है? वेग स्थिरांक। आर रेडबर्ड नीतांक है। बिल्कुल नहीं है। आर एक गैस स्थिरांक होता है। आगे इसमें दिया गया है ए अधिशोषण गुणांक है। बिल्कुल नहीं होता। ए भी अधिशोषण गुणांक नहीं होता। ई ए सक्रियण ऊर्जा है। बिल्कुल ई ए जो है हमारी सक्रियण ऊर्जा होती है। तो इसमें भी हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला। अब है लास्ट ऑप्शन हमारे पास, अभिक्रिया एक हमें दी गई है, इसको हम पूरा करेंगे। अभिक्रिया में दी गई 1/2 1/2A और यहाँ पे दिया गया है 2B के लिए A के विघटन की दर B के बनाने की दर से निम्न प्रकार संबंधित है। तो जो हमारे पास अभिकारक होता है, अगर बटे में है तो वो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2A/dt और वैल्यू निगेटिव होगी। जो उत्पाद होता है इसकी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी पर गुणा वाला बटे में हो जाता है, तो हो जाएगा 1B/dt। अब क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ माइनस A/dt और यहाँ पे जो 2 है यहाँ हो जाएगा तो 1/4dt और ऊपर बचेगा ओनली B वाला। इसमें पूछा क्या गया था कौन सा वाला हमारा सही है, ऑप्शन देखना है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें ये वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसा होगा? एकदम से सही होगा। पर यहाँ पे जो डी है वो आपको पूरे में लगानी होगी, ऊपर भी ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक। इसके बाद है जो हम अगला वाला देखेंगे, तो अगला वाला हमारा क्या है, तो आपने इसे सॉल्व किया और इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा हमारा कौन सा है। इसमें ऑप्शन है जो तीसरा वाला हमारा सही होगा, सॉरी दूसरा वाला सही है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड का, प्रश्न नंबर दूसरे का वाला है जो वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया है एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचना लिखिए। एनिलीन की हमें एक अनुनादिक संरचना बनानी है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है ये। पर क्वेश्चन नंबर दूसरा हम स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कुछ क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं तो कमेंट में बता दिया करें आप लोग, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हर एक आंसर आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का पहला। प्रश्न नंबर दूसरे का क्वेश्चन, जो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला का है, इसमें एनिलीन की पूछी गई है। आपको अनुनादिक संरचना बनानी है। तो एनिलीन का जो सूत्र है कुछ इस प्रकार NH2 लगा देते हैं बेंजीन के ऊपर एनिलीन।
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको हम बनाएंगे जब, तो क्या होगा, इसका जो बॉन्ड है NH2, इसको अब क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे घुमा देंगे, मतलब कि एक बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन है मुक्त, वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे घुमाएंगे, अब इसको हम यहाँ से घुमा देंगे, ऐसे ही एक बार और घुमा देंगे तो हमारी एनिलीन की जो संरचना है वो बनके तैयार हो जाती है। अब हम प्रश्न नंबर दूसरे का खा सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर दूसरे के खा में दिया गया है, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। क्या लिखना है, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव। प्रश्न नंबर दूसरे का खा का उत्तर। अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। उत्तर है तो इसमें पूछा गया है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो क्या होता है, ताप का प्रभाव है जो हमारा, जो ताप का प्रभाव है, तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया में अणुओं के बीच टक्कर होती है। दूसरा है जो सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव। तो क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और सांद्रता कम करने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। तो क्या होता है, प्रश्न नंबर दूसरे का खा का जो उत्तर है, ताप का प्रभाव और सांद्रता का प्रभाव आपसे पूछा गया है। जो ताप का प्रभाव होता है तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया में अणुओं के बीच टक्कर से अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। टक्कर से क्या होता है, टक्कर से अणुओं की संख्या बढ़ जाती है।
कैसी हो जाती है, अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है। सांद्रता का प्रभाव क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है और सांद्रता कम करने पर अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का गा। प्रश्न नंबर दूसरे का गा का उत्तर, का हो गया, खा हो गया, गा है। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का गा का उत्तर। दूसरे का गा का उत्तर, जो प्रश्न नंबर दूसरे का गा का उत्तर है तो उसमें आपको दिया गया है गैल्वनी सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। गैल्वनी सेल तथा वैद्युत गा वाला में दिया गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए और इस यौगिक में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कितनी होती है। तो जो हमारे पास है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6, जो जलीय विलयन में जो आयन देगा ये किस प्रकार से देगा, तो K जो 4 है तो 4K मतलब इस पे धनायन प्लस FeCN का होल 6 और माइनस का 4, इस प्रकार से ये टूट जाएगा जलीय विलयन में। किसमें, जलीय विलयन में। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आयरन की निकालनी है तो पोटेशियम है, जो पोटेशियम हमारे पास 4 है, इसके ऊपर आवेश होता है +1 और जिसकी निकालनी होती है उसे X मान लेते हैं, ये मैंने सिखाया था। और जिसका ना पढ़ा हो कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे तो आप वीडियो देख सकते हो। आयरन को X मानेंगे तो यहाँ लिख देंगे माना कि आयरन मतलब Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X है। कितनी है, X। अब Cn कितनी है, 6 है और Cn के ऊपर -1 आवेश होता है और बराबर में कुछ नहीं है तो यहाँ रख देंगे हम 0। यहाँ देखेंगे इसको तो यहाँ इसके ऊपर कुछ दिया गया नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 4 + X और यहाँ प्लस है 6 एकम 6 प्लस माइनस के ये 6 होंगे बराबर 0, 4 एकम 4 X - 6 बराबर 0 घट जाएंगे, X - के 2 बराबर 0, तो X बराबर बचेगा +2। तो आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी हमारी +2। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा दूसरे का घा और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा हम सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का घा का उत्तर। प्रश्न नंबर दूसरे का घा का उत्तर। प्रश्न नंबर दूसरे का जो घा है इसमें पूछा गया है गैल्वनी सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गैल्वनी सेल और यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल। शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ गैल्वनी सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल। यही वाला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो रासायनिक परिवर्तन फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होने से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा वाला लिखेंगे रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है।
एक पॉइंट और लिख ले रहे हैं, तीसरा वाला लिखेंगे आयन केवल कैथोड पर मुक्त होते हैं। अब वैद्युत अपघटनीय सेल में लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन होने से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहला जो होगा वैद्युत परिवर्तन होने पर या होने से रासायनिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसका विपरीत हो जाएगा। दूसरा वाला जो है यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी, यहाँ पे विपरीत हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तीसरा वाला जो है यहाँ पे क्या होगा, आयन जो है कैथोड और एनोड, सीधा लिखे दे रहा है, आयन दोनों पर मुक्त होंगे। तो गैल्वनी सेल में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होने से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, आयन केवल कैथोड पर मुक्त होता है, और वैद्युत अपघटनीय सेल में जस्ट इसका विपरीत लिख देंगे तो ये हमारे अंतर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे का हमारे ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब प्रश्न नंबर तीसरे का हम का देखते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं। और प्रश्न नंबर तीसरे का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखते देखते नीचे थंब का बना होगा सिंबल, और अच्छे से ऐसे चेक कर दीजिए। प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर अब हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को आप लाइक करते रहें। प्रश्न नंबर जो तीसरे का है, इसमें हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए, मतलब मोल प्रभाज हमें दोनों ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 46 ग्राम एथेनॉल है, एथेनॉल है जो घोला जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, विलय का भार, जो विलय स्मॉल w बराबर हमें दिया गया है 46 ग्राम। आगे हमसे पूछा गया है 54 ग्राम जल में घोला गया है, तो कैपिटल W का मान है जो वो हमें दिया गया है 54 ग्राम। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की हमें गणना करनी है, मतलब दोनों के हमें अणुभार निकालने हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले स्मॉल m मतलब एथेनॉल C2H5OH और प्लस कैपिटल M मतलब कि जल, इन दोनों को आपको अणुभार चाहिए है। तो जो इसका अणुभार होगा तो इसका हम ऐसे निकालेंगे, कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, और कार्बन का परमाणु भार होता है 6 दूनी 12 प्लस हाइड्रोजन 5 है, इसका परमाणु भार होता है 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, इसका होता है 16 प्लस हाइड्रोजन 1 है, तो इसका रहेगा 1। इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 एकम 16 प्लस 1, 6 1 7, यहाँ से जोड़ दे 6 4 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 की आएगी 6, हासिल आई 4, 1 और 2 3, 1 4, कितना निकलेगा, 46 निकलेगा। ऐसे हम जल का अणुभार निकालेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, परमाणु भार 1 है, प्लस ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे 16, और 16 एकम 16 2 18, तो कितना हो जाएगा, इसका अणुभार हो जाएगा 18। अब हम सबसे पहले निकालते हैं
एथेनॉल का मोल अंश, तो इसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं, काई, और एथेनॉल है मतलब कि विलय है तो विलय को हम बी से प्रदर्शित कर देते हैं। और किसका यहाँ ऐसे लिख सकते हो C2H5OH, एथेनॉल का अणुभार हम याद कर रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसके लिए अब आपको n का मान चाहिए तो आपको अच्छे से पता है n बराबर होता है हमारे पास स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w का मान आपको दिया गया है 46 और स्मॉल m का मान आपको दिया गया है 46। ये तो सरल हो गया, कट जाएगा, कितना निकलेगा 1। कैपिटल N का भी निकालेंगे तो कैपिटल N बराबर हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M। कैपिटल W का मान हमें दिया गया है 54 और यहाँ पे दिया गया है 18। 18 दूनी 36, 18 3 54, ये भी कट गया, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे मान रख दीजिए तो यहाँ पे होगा N का मान स्मॉल 1 बटे 1 प्लस 3 तो हो जाएगा 1 बटे 4। इसका 4 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो 0.4 दूनी 8। इसे आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताएंगे। छोड़ रहे हो ध्यान रखना, आप लोग बताएंगे ज़रूर और ध्यान से बताना कि एथेनॉल का आंसर है जो वो कितना आया, मोल अंश कितना निकला। और यहाँ पे आप बताएंगे काई बी का मतलब ए मतलब जल का मोल अंश H2O। यहाँ होगा कैपिटल N और बटे यहाँ होगा कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ऐसे भी आप सॉल्व करके बताएं। कैपिटल N का मान 3 प्लस 1 तो यहाँ हो जाएगा 3 बटे 4। इन दोनों के आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे ध्यान से, और बताया करो, ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो देख लिया कॉपी में सॉल्व कर लिया खुश हो गए। इनके आप आंसर बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, वीडियो पूरा देख रहे हो और कमेंट में बता भी रहे हो कितना आंसर आया है। तो इसका मतलब एथेनॉल का मोल अंश और जल का मोल अंश दोनों निकाल के आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे ध्यान से। याद रखना, बताना बहुत ज़रूरी है और वीडियो को लाइक भी करना ज़रूरी है, तो लाइक भी कर देना उसको, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का हमारा हो गया, बिल्कुल सरल था। प्रश्न नंबर 3 का देखेंगे अब हम लोग। का था, अब हमारा स्टार्ट होगा खा। प्रश्न नंबर 3 का खा। जो प्रश्न नंबर 3 का खा है उसमें भी हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है और इसमें लिखा हुआ है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है। विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, गणना कीजिए। 2 नंबर का न्यूमेरिकल और बिल्कुल सरल है क्योंकि तुल्यांकी भार आपको दिया गया है, यहाँ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट मतलब कि स्मॉल w, क्या है स्मॉल w। विलय का जो भार है वो बाबू आपको दिया गया है 1.325 ग्राम और कितने जल में, 250 मिलीलीटर जल में बनाया गया है। जो विलयन का आयतन है मतलब BAB, विलयन का आयतन आपको दिया गया है 250 मिलीलीटर। इसको बाबू आपको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देना होता है। 0 से 0 क्या होगी हमारी, कट जाएगी। और यहाँ पे जानते हो 25 से कम 25, 2500 को 100, 1/4। अब जब हम इसका भाग देंगे तो 4 का 1 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा 0.25 लीटर। इसका आंसर आएगा 0.25 लीटर। अब यहाँ ये क्या है, यहाँ लिख लेंगे विलयन का आयतन। पेपरों में आपको ऐसे से लिखना है अच्छे से, विलयन का आयतन BAB। आगे क्या कह रहा है, एथेनॉल घोला गया है
और तुल्यांकी भार आपको 53 दिया गया। मतलब तुल्यांकी भार होता है जो ई होता है, ये हमें दिया गया है 53। कितने दिया गया है? 53। ये हमारा तुल्यांकी भार है। क्या है? तुल्यांकी भार। जो बिलियन की नॉर्मलता, मतलब कि तो एन हमें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी? एन। बिलियन की नॉर्मलता हमें निकालनी है। जो बिलियन की नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू मतलब विलय का भार बटे होता है तुल्यांकी भार इंटू होता है VAB मतलब बिलियन का आयतन। तो एन बराबर आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू का मान कितना है? स्मॉल 1.325 और अपॉन तुल्यांकी भार आपको 53 दिया गया है और इनटू यहाँ पे बिलियन का आयतन है जो 0.25 दिया गया है। इसको सॉल्व करके आप लोग बताएंगे कि इसकी नॉर्मलता कितनी निकली है। और ध्यान से हम यहाँ पे कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। तो बेटा आपको बता दें, आप लोग आंसर लगा रहे हो, फिजिक्स और मैथ तो पढ़ी होगी, मैथ नहीं लिए होंगे, कुछ लोग बायो वाले होंगे, तो आप लोगों ने लगभग फिजिक्स सभी ने पढ़ी और सभी ने कैलकुलेशन की है। बैच में एक बच्चा कह भी रहा था, वैसे पढ़ने में होशियार है पर नालायक है, वो सोचता है समय में यहीं मिल जाए, जिसका वो बॉबी नाम का एक बच्चा है, वो ये कह रहा था कि पूरा सॉल्व कर दिया करो। तो उससे कहने के लिए हम कहेंगे कि बेटा जो पूरा सॉल्व कर देंगे तो फिर कैलकुलेशन क्या करो, कॉपी में सीधे छापते चले जाओ क्या? वीडियो देखिए और जो कैलकुलेशन मैंने छोड़ी है उसे आपको सॉल्व करना है वहीं बैठ के। टाइम ज़रूर लगेगा उसे सॉल्व करने में, पर टाइम लगे तो लगने दो, क्योंकि आपको सीखना है चीज़ें। और जो हम लिखवा रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक लिया करो, क्वेश्चन पढ़ो और उसे देखो मैं आ रहा कि नहीं आ रहा, फिर वीडियो देखो कि हाँ मैं आ रहा है। और जो न्यूमेरिकल्स हम छोड़ते हैं उन्हें एक रफ पेज वहीं बगल में रखिए जहाँ मैंने ये छोड़ दिया, इसका आंसर बताओ, तुरंत सॉल्व करो और तुरंत कमेंट में कीजिए सर इसका इतना आंसर आया है। इस बात का ध्यान रखना है। अब आप लोगों को इसे अच्छे से सॉल्व करके पूरा बताना है। आप मेहनत नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और आज मेहनत कर लोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, और नंबर अच्छे आएंगे तो आपका और आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। इसलिए इसे पढ़िए ध्यान से। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का गा क्या है। प्रश्न नंबर तीसरे का गा, इसको हम रेज कर देते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे का जो गा है वो काफ़ी सरल है और आप सभी लोग कर लेंगे। फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो जो फिनॉल के अनुप्रयोग हैं ये सभी को याद होंगे। फिनॉल का सूत्र क्या होता है? C6H5OH। या फिनॉल के ऊपर आप जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं? OH को बेंजीन के ऊपर जोड़ देते हैं। फिनॉल के अनुप्रयोग पूछे गए हैं। तो पहला है जो इसका उपयोग रंजकों के निर्माण में होता है। रंजकों के निर्माण में होता है। दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण में भी यूज होता है। फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण में होता है। हेक्सेनॉल के निर्माण में भी होता है। प्रश्न नंबर चौथा है जो कॉस्मेटिक जो उद्योग होते हैं, कॉस्मेटिक उद्योग में जैसे फेस वॉश, क्रीम और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कॉस्मेटिक में आती हैं, उन सब में भी इसका निर्माण किया जाता है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन है जो तीसरे का घा,
और इसे हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि कल हम लोग सॉल्व करेंगे चौथे और पाँचवें के क्वेश्चन, और फिर करेंगे छठवें और सातवें के। 3 पार्ट में अनसॉल्व हमारी पूरी सॉल्व हो जाती है। तो अब इसका हम तीसरे का घाव और देख लेते हैं, फिर कुछ बातें कर लेंगे थोड़ी बहुत। प्रश्न नंबर तीसरे का घा। प्रश्न नंबर तीसरे का घा पूछा गया है कि हमारे शरीर में हार्मोन की क्या भूमिका होती है। जो हार्मोन है, हार्मोन की भूमिका पूछी गई है। किसकी? हार्मोन। तो जो हार्मोन होते हैं तो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्त्रावी, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से विशेष प्रकार के द्रव निकलकर सीधे रक्त में घुल जाते हैं, जो शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे इंसुलिन होता है, जैसे इंसुलिन। तो इसमें प्रश्न नंबर तीसरे के हमने कहाँ तक कर लिया। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों से कुछ विशेष प्रकार के द्रव निकलकर सीधे कहाँ चले जाते हैं? रक्त में चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथे का, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। तो एक बार इसको और देख लेते हैं। हार्मोन है जो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों से विशेष प्रकार के द्रव निकल कर सीधे रक्त में घुल जाते हैं, जो हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि इंसुलिन होता है। तो क्लियर है, इसे आपने लिख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो प्रश्न नंबर सेट नंबर दूसरे के हम लोगों ने कितने सॉल्व कर लिए? प्रश्न नंबर तीसरे तक हम लोग पहुँच चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हमारे पास बताया चौथा, पाँचवा, जो हम कल डिस्कस करेंगे, और इसके बाद छठवां और सातवां। और आप लोगों से कहना है कि लोगों की बातों में मत आना, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है कहना। तो लोगों की बातों को कम सुनो, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो और अच्छे से पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेट को सॉल्व करते हुए अगले वाले वीडियो में। बस एक बात का ध्यान रखें कि आप लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हैं, पर लाइक नहीं करते। तो ध्यान से लाइक कर देना और पूरा वीडियो देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ को समझना है। एक बार समझ में ना आए आप 2 बार देखिए, आएगा ज़रूर। पहली बात तो ये है कि पहली बार में समझ में आ जाएगा, पर आप दूसरी बार भी देखें। और जो हमने आज न्यूमेरिकल छोड़े हैं उन्हें आप लोग कमेंट में बताएंगे ज़रूर। प्यार तो काफ़ी अच्छा दे रहे हैं फ़िलहाल, पर उन्हें कमेंट में भी बता दें तो हमें और अच्छा लगे। कमेंट करिया करें और लाइक भी किया करें, तो मेरा उत्सव है जो और अच्छा होगा और पढ़ाने में और मज़ा आएगा, मुझे भी आएगा और आपको भी पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं 1 मिनट। और 26 जनवरी है जो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की 76वां, कौन सा है ये? 76वां, 76 गणतंत्र दिवस है, जो कि हमारा कल था। तो कल मैं काफ़ी बिजी रहा, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। तो आप सभी को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों ने अच्छे से गणतंत्र दिवस बनाया होगा,
तो जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।